नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाकुंभ पहुंचे और डुबकी लगाई। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जून अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी और योग गुरु बाबा रामदेव ने संगम स्नान किया। योगी और संतों ने शाह पर पानी डाला और करीब 10 मिनट तक ये स्नान का कार्यक्रम चला। शाह को गृहमंत्री अमित शाह को संतों ने मंत्रोच्चार के बीच आचमन करवाया और इस दौरान सीएम योगी ने रामदेव के साथ योग किया और स्नान के बाद शाह ने संगम का परिवार के साथ पूजा की और इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह अक्षयवट पहुंचे और यहां स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचे और फिर भोजन किया। शाह के साथ उनके बेटे जय शाह और उनका परिवार भी साथ रहा। आपको बता दें कि शाह का जो विमान है वो सुबह 11:30 बजे बमनौली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था और इसके साथ ही उनके आगमन के लिए, उनके व्यवस्था के लिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। तो कुंभ नगरी प्रयागराज में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और यहां के साधु संतों, घाट और तमाम चीजें लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महाकुंभ में सोमवार यानी 27 जनवरी को योग गुरु बाबा रामदेव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ दिखाई पड़े, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को महाकुंभ पहुंचे थे। यहाँ उनकी मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव से हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा रामदेव के साथ योग करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में योग गुरु बाबा रामदेव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्रुवासन सिखाते हुए दिखाई पड़े। मौके पर कई अन्य साधु संत भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। तो महाकुंभ में सोमवार को हुई धर्म संसद में प्रधानमंत्री मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की मांग की गई। 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए और धर्म संसद में जगतगुरु विद्यासागर ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद में वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा, हम इस संबंध में सरकार को मांग पत्र भी भेज रहे हैं। नारा दिया गया, संभल, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। धर्म संसद में करीब 5000 साधु संत और भक्त मौजूद रहे। जगतगुरु श्री जी महाराज, जगतगुरु विद्या भास्कर, जगतगुरु वल्लभाचार्य, चिन्मयानंद बापू, साध्वी प्राची, महंत राजूदास, साध्वी सरस्वती, जगतगुरु सूर्याचार्य और तमाम देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि ये बहुत सह लिया, अब हम नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तान छोड़कर हिंदू आए, उनकी जगह कहाँ गई? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? लोगों ने यहां पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहां पर प्रस्ताव जारी किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी धर्माचार्य जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। चाहे वो मथुरा की कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी की छवि हो, चाहे सनातन बोर्ड में उजुल फुजुल सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले एक काम है, इन सभी के लिए सनातन बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने ये अधिनियम बनाया है, जो संत महात्मा, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी आज आए हुए थे, जिनके पोस्टर्स यहां पे लगे हुए हैं, इन सबकी अनुमति थी कि ये आने वाले हैं, पर ये अभी तक जाम में फंसे हुए हैं, आ नहीं सके, इसीलिए लंबा खींच भी रहे थे हम, आ जाएं, पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं। इसलिए उन सब के पास जाकर उनके सिग्नेचर लेकर इस पूरे संविधान को उनके सिग्नेचर लेकर दिल्ली सरकार तक इसे पहुंचाएंगे और दिल्ली सरकार भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार के पास पहुंचाकर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी और ये हमारा अधिकार है। दूसरा, अब यहां से आगे जितने भी लोगों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए जुड़ना है, मथुरा कृष्ण भूमि के लिए जुड़ना है, आप सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, जगह जगह पर जन जागृति करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे ये कार्य और अधिक अच्छे तरीके से सफल हो सके।
कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की साझी विरासत है, लेकिन हमारी ये साझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि हमने 3 साल पहले जनता से किए गए वादे को पूरा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। 27 जनवरी का दिन समान नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सहित संविधान के सभी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय गृह मंत्री से तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिल्ली वालों के लिए रोजगार का वादा किया गया है। पार्टी ने महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने, बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज का वादा। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने गलत बिजली माफ करने की गारंटी दी। अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप योजना शुरू करने का वादा किया और ये कहा कि दलित वर्ग के बच्चों को विदेश में पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए एनसीसी दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने आगे कहा कि भारत के युवा सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है, कोई भी व्यक्ति हो या देश, उसका सामर्थ्य तब बढ़ता है जब वो अनावश्यक बाधाओं से पार पा लेता है। मुझे संतोष है कि भारत में युवाओं के सामने अनेक बाधाओं को बीते 10 वर्षों में हमने हटाने का काम किया। इससे युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा है, देश का सामर्थ्य बढ़ा है। उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। कुछ ऐसा नहीं जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य के अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। साथियों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको
अनेक अनेक धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। देश की बहुत बड़ी शक्ति है। अभी आजकल प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, वहां भी देश की एकता का यही प्रतिबिंब नजर आ रहा है। इसलिए ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। ये एकता देश की प्रगति के लिए जरूरी है। साथियों, आपको अपने कर्तव्यों का भी हमेशा ध्यान रखना है। कर्तव्यों की नींव पर ही भव्य, दिव्य, विकसित भारत का निर्माण होगा। साथियों, युवाओं के भविष्य से जुड़ा एक और अहम विषय है देश की चुनावी व्यवस्था। 2 दिन पहले ही हमने नेशनल वोटर डे मनाया है। आप में से भी बहुत से युवा फर्स्ट टाइम वोटर बने हैं। वोटर डे का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेट करें, अपने अधिकार का उपयोग करें। आज भारत में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव होते हैं, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं। आजादी के बाद काफी समय तक ऐसा होता था जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन फिर ये पैटर्न टूट गया। इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। हर चुनाव में वोटिंग लिस्ट अपडेट होती, बहुत सारे काम होते, और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित होती है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी जातिगत जनगणना कराने से डरते हैं, वो इसे कभी नहीं कराएंगे, लेकिन 50% आरक्षण की दीवार को हम लोकसभा राज्यसभा में तोड़ देंगे। कोई नेता रोक नहीं सकता। हम पहले कांग्रेस शासित राज्यों में आरक्षण 50% से ज्यादा करेंगे, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इस दीवार को तोड़ेंगे। मऊ में आयोजित कांग्रेस की जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा 400 सीटें आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। प्राइवेटाइजेशन होता है। आपके अस्पताल, सरकारी अस्पताल प्राइवेट हाथों में जाते हैं। आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जब आप बीमार होते हो, आप प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो। सबसे पहले आप एक अपने आप से सवाल पूछिए, यह जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यह जो शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, स्वास्थ्य का सिस्टम प्राइवेटाइज हो रहा है, इस प्राइवेट सिस्टम के मालिक कौन है? यह सवाल पूछिए। आप लोग बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना चाहते हो। हिंदुस्तान में सीधी सी बात है, शिक्षा का जो सिस्टम है, सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, ठप्पे का सिस्टम है।
आपको सर्टिफिकेशन चाहिए कि मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी डिग्री कर दी, कॉलेज की डिग्री कर दी, और आप सोचते हो, करोड़ों लोग सोचते हैं, करोड़ों युवा सोचते हैं कि इस सर्टिफिकेशन के साथ आप अपनी जिंदगी बना पाओगे। सोचते हैं कि लाखों रुपए देने के बाद, अरबपतियों को लाखों रुपए देने के बाद, मेहनत करने के बाद हमारे बच्चों को सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उनको रोजगार मिल जाएगा। भाई और बहनों, यह सरासर झूठ है। इस देश में आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले, क्षमता हो, ऊर्जा हो, सपना हो। इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। आप देखिए, तो वहीं दौर के महू में आज कांग्रेस की बड़ी रैली हुई और जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महू की धरती में बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उन्होंने देश में दलितों और वंचितों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आज संविधान को बचाना जरूरी है और संविधान और लोकतंत्र, इसको बचाने के लिए ये बहुत बड़ी रैली यहां पर हम कर रहे हैं। आप चाहते हैं ना संविधान को बचाना? चाहते हैं? लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं? तो इसीलिए आप सुनिए कि किसने क्या क्या कहा और किसने कांग्रेस पार्टी को, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। महू ये धरती ऐसी है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस महू में पैदा हो गए थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर दिल्ली में पानी सप्लाई बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जानबूझकर फैक्ट्री का प्रदूषण यमुना में डाल रही है, जिसकी वजह से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई है। दिल्ली में 3 बड़े ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर है। आतिशी ने बताया कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत के लिए आज मिलने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नजदीक आते आते बीजेपी कितनी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है। दिल्ली में जो पीने का पानी आता है वो यमुना से आता है। 3 ट्रीटमेंट प्लांट में पानी यमुना के वजीराबाद बैराज से चलता है और हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली की पानी सप्लाई बाधित करने के लिए फैक्ट्री का सारा प्रदूषण यमुना में छोड़ रही है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आज दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, तीनों में पानी का ट्रीटमेंट बंद होने की कगार पर आ गया है। इसका असर आप सोचिए दिल्ली के कितने बड़े हिस्से पे पड़ेगा। सिविल लाइंस, हिंदूराव, करोल बाग, पहाड़गंज, झंडेवालान, मोतिया खान, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, शादीपुर, वजीरपुर, पंजाबी बाग, जहांगीरपुरी, आदर्श नगर, मॉडल टाउन, शकूर बस्ती, किंग्सवे कैंप, आजादपुर, कालकाजी, बाटला हाउस, सुखदेव विहार, कालिंदी कुंज और इसके अलावा जो दिल्ली का एनडीएमसी इलाका है, जहां पे एम्बेसीज हैं, जहां पे एमपीज के घर हैं, जहां पे राष्ट्रपति निवास है, यहां पर भी पानी की सप्लाई बंद होने की कगार पर है। सामान्य तौर पर अमोनिया का लेवल जो वजीराबाद बैराज पर आता है
वो 1 ppm या 2 ppm के आसपास होता है, लेकिन 14 जनवरी से जैसे ही हम चुनाव के करीब आ रहे हैं, ये अमोनिया का स्तर 3.3 14 जनवरी को था, 18 जनवरी तक बढ़ के ये 4.6 हो गया, 22 जनवरी तक ये 5.6 हो गया, 24 जनवरी तक ये 6.4 हो गया, 25 जनवरी पे 6.8 हो गया, 26 जनवरी पे 7.2 हो गया और 27 जनवरी पर भी 7.2 पर बना हुआ है। यह जहरीला पानी है जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार दिल्ली वालों के लिए छोड़ रही है। हिंदू धर्म में पानी पिलाना पुण्य का काम होता है और किसी का पानी रोकने से बड़ा पाप हिंदू धर्म में नहीं होता है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हार की बौखलाहट से इतना नीच काम, इतना गंदा काम दिल्ली वालों के पानी रोकने का काम कर सकती है, इतना। तो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।